हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपनी वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट द करेंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर। इस हफ्ते निफ्टी 2.4% की अपवर्ड मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ। अगर आप निफ्टी की क्लोजिंग लेवल देखें तो अब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 9-9.5% की दूरी पे ही है। तो निफ्टी ने मार्च क्लोज के बाद से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। निफ्टी की डेली मूवमेंट चार्ट पे आप अगर नजर डालें तो आप देखेंगे कि निफ्टी की जो करंट मूवमेंट है वो अपने चारों मूविंग एवरेजेस 50, 100, 150 और 200 चारों से ऊपर अभी चल रही है। करंट लेवल्स अभी चारों से ऊपर हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट पे और थोड़ा क्लोजर लुक डालें तो आप देखेंगे कि अभी भी निफ्टी के मूवमेंट पे कोई भी बेरिश पैटर्न जैसे कि कोई शूटिंग स्टार कैंडल या कोई बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ऐसा कोई भी अभी कुछ मूवमेंट ऐसी नहीं आ रही है। काफी लैडर नुमा पैटर्न बनती जा रही है जो एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट को दर्शा रही है। अगर आप 1 वीक चार्ट, अगर हम थोड़ा और लंबे टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो वीकली मूवमेंट अगर देखें, यहाँ पे हर जो कैंडल है एक वीक को दिखा रही है। तो काफी सालों की मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीकली मूवमेंट अगर हम देखें तो वहां पे भी ये बुलिश आपको ट्रेजेक्टरी दिखेगी, बुलिश मूवमेंट दिखेगा कि अभी भी अपने चारों वीकली एवरेजेस 50, 100, 150 और 200 चारों से करंट मूवमेंट अभी ऊपर चल रही है। 1 मंथ और भी जूम्ड आउट वर्जन देखें और भी लंबे टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि अपने चारों मंथली मूविंग एवरेजेस से भी निफ्टी अभी ऊपर चल रहा है। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई का लेवल 71.2 आ रहा है, तो एक बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट दिखा रहा है। बहुत दिनों से आरएसआई का लेवल एक रेंज बाउंड मूवमेंट ऊपर नीचे चल रहा है, पर अभी आप देखेंगे तो अभी भी ओवरबॉट रेंज में तो नहीं गया बट काफी स्ट्रांग हो गया आरएसआई। एमएससीडी की बात करें तो आप देखेंगे कि इस हफ्ते एमएससीडी पे बुलिश क्रॉसओवर दिखा और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एवरेज से ऊपर अपनी करंट मूवमेंट ऊपर जा चुकी है। कोविड 19 से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स को देख लेते हैं तो उसमें हमने देखा होगा कि इस हफ्ते भी इंडिया में केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं हर दिन। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि 65-70 हजार पर डे के आसपास से आ रहे थे, अब वो नंबर और भी बढ़ चुका है। 75-77,000 पर डे के हिसाब से केसेस आ रहे हैं, तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है इंडिया में वो ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास हो गए हैं, 34.6 लाख। रिकवरी रेट काफी ऊपर हो गई है, 75% से ऊपर जा चुकी है रिकवरी रेट। बट नंबर ऑफ फेटालिटीज इंडिया में 62,000 से ऊपर जा चुकी है, जो कि एक बहुत ही सैड सिचुएशन है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एक अच्छी न्यूज ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन है उसके फेज 3 ट्रायल्स इंडिया में शुरू कर दिए हैं। बाकी कुछ कंट्रीज में और अभी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, इंडिया में भी शुरू हो गए। और फेज 3 ट्रायल्स आखिरी चरण होता है किसी भी वैक्सीन की ट्रायल का। तो ये एक अच्छी प्रॉमिसिंग बात है क्योंकि ये वैक्सीन अपने ट्रायल्स के कंप्लीशन के काफी नजदीक आ रही है। इसी बीच न्यूज है कि रशिया ने अपनी जो अपने पिछले वीक के मार्केट रैपअप में भी हमने बात करी थी कि रशिया में एक नई वैक्सीन आई है। तो वो जो वैक्सीन रशिया ने निकाली थी वो उसने इंडिया को कहा है कि आप मुझे बना के ये वैक्सीन प्रोवाइड करो। हालांकि उसके बारे में अभी भी बहुत लोग कन्विंस नहीं है, स्पेशली वेस्ट में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वैक्सीन पूरी तरह से टेस्ट अच्छे से नहीं हुई है। लेकिन जो भी है रशिया ने ये कहा है कि इंडिया उसे हेल्प करे वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। और ये बहुत ही क्यूरियस सिचुएशन यहाँ पे निकली है कि हांगकांग में एक पहला री इन्फेक्शन केस 4 महीने पहले एक, मुझे जहाँ तक याद है 33 ईयर ओल्ड मेल की एक केस आई थी कि 4 महीने पहले उसको कोविड हुई थी। उस समय उसकी ट्रीटमेंट हो गई थी, रिकवरी हो गई थी, पर अभी 4 महीने के बाद उसमें कोविड की फिर से री इन्फेक्शन की केस आ गई है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। बट अभी रिसर्चर्स ने ये कहा है इस बारे में कि चूंकि ये केवल एक ही केस है, आइसोलेटेड केस है, तो इसके बारे में कुछ भी कॉन्क्लूसिव अभी नहीं कहा जा सकता। बट इसको देखना पड़ेगा कि ऐसी और अगर केसेस आती हैं तो ये बड़ा ही
डिजास्टर्स हो सकता है। इसी बीच कल की ही न्यूज है कि अनलॉक 4.0 जो अनलॉक की फोर्थ फेज है उसकी गाइडलाइंस इशू कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मेट्रो आपको शायद सुना होगा आपने कि दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से ओपन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह बहुत सारे सोशल, एकेडमिक और रिलीजियस इवेंट्स के लिए एक ग्रेडेड फैशन में गाइडलाइंस इशू की गई हैं। जहां तक मुझे याद है 21 सितंबर से कुछ और भी कुछ रिलैक्सेशंस आ जाएंगी फॉर दीज काइंड्स ऑफ इवेंट्स। इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स की अगर बात करें तो मूडीज जो कि एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग फर्म है, उसने एसबीआई के स्टैंड अलोन प्रॉफिट के प्रोफाइल को डाउनग्रेड कर दिया है। उसने ये कहा है कि बैंक की जो एसेट क्वालिटी है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिटीरियोरेट कर सकती है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। हालांकि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स है उसने टीसीएस के टीसीएस का जो आउटलुक है वो स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि टीसीएस की जो आने वाली कुछ क्वार्टर्स हैं वो थोड़े स्ट्रगलिंग, थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी नीचे जा सकती है। लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में टीसीएस की जो सर्विसेज है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है और उसके चलते इसको फायदा होगा इन द लॉन्ग टर्म। एक और भी अच्छी न्यूज है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 49% से बढ़ा के 74% कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे और भी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और ये जो किया गया है, ये जो अलाउंस डाली गई है ये ऑटोमेटिक रूट से है, तो अब गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो एक अच्छी बात हो सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। इंडियन रुपी जो है वो आपको याद होगा कि मार्च के टाइम करीबन 77 के आसपास चला गया था अगेंस्ट यूएस डॉलर। अभी वो 73.3, ऑलमोस्ट 73.3 एंड हाफ के लेवल पे पहुंच गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक तरह से दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे स्ट्रेंथ अपनी वापस पा रही है। लेकिन ये भी इसका रीजन ये भी हो सकता है कि यूएस डॉलर में जो इतनी प्रिंटिंग हुई है यूएस इकोनॉमी में, उसके उसके कारण यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो वीकेन कर गई है। तो दो दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसमें इंटरप्ले हो सकता है उनका। फेडरल रिजर्व की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी थर्सडे को और उसमें फेडरल रिजर्व ने ये बताया है कि वो अब से इन्फ्लेशन की जो टारगेट है वो 2% ऑन एवरेज टारगेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ स्टैटिक टारगेट लेवल ऑफ 2%। तो इसकी बेसिकली ये इम्प्लीकेशन है कि पिछले कई सालों में यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो 1%, 1.5% के आसपास रही है। तो चूंकि वो 2% से काफी कम रही है तो वो अभी के इन्फ्लेशन को थोड़ा ऊपर जाने देंगे ताकि एवरेज 2% मेंटेन रहे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वो ऐसा नहीं है कि अभी अगर 2% से ऊपर चली गई तो वो इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ा देंगे। ओवरऑल एवरेज 2% मेंटेन करना चाहते हैं। और इसकी रिसेंट इम्प्लीकेशन, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन ये है कि अभी ये लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट काफी दिन तक चल सकता है। तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात हो सकती है क्योंकि अगर लो इंटरेस्ट रेट पे कंपनियां फंड्स उठाएंगी, डेट लेंगी और बोरो करके अपने अपने बिजनेस को बढ़ाएंगी तो ये उनके बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनका लो रहेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। गोल्ड प्राइसेस आपको पता होगा कि अभी करीबन 52,000 थी, अभी इस हफ्ते थोड़ी और गिरी हैं तो 51,500 फॉर एवरी 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के आसपास चल रही है गोल्ड की प्राइसेस। अर्निंग्स की जो अभी सारे बिजनेसेस, सारी जो कंपनीज अर्निंग्स अनाउंस कर रही हैं तो उनकी जो अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस जो भी आ रही है वो एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है फॉर पर्टिकुलर स्टॉक्स। उनकी रिजल्ट्स आती है तो भी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं वो स्टॉक्स क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसी के आसपास अर्निंग्स की रिजल्ट आ रही है। एयर इंडिया की जो बिड है वो बहुत दिनों से, आपको शायद ध्यान होगा कि जनवरी से ही ये बात चल रही है। जब ये लॉकडाउन हुआ था उससे पहले से ही एयर इंडिया की बिड चलती जा रही है और चौथी बार उस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है क्योंकि अभी भी सफिशिएंट नंबर ऑफ बिडर्स नहीं है फॉर एयर इंडिया। तो ये एक बड़ा ही टैकी सिचुएशन बना हुआ है, काफी दोनों से एयर इंडिया को कोई बायर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो अभी अक्टूबर 30 तक इस डेडलाइन को फिर से बढ़ा दिया गया है और ये चौथा एक्सटेंशन था इस डेडलाइन का। अब रियल्टी सेक्टर में एक बहुत अच्छी न्यूज है कि महाराष्ट्र स्टेट में जो स्टैंप ड्यूटी होती है, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टैंप ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। तो वो स्टैंप ड्यूटी अभी करेंटली 5% थी, उसको घटा के 2% कर दिया गया है। तो जो बायर्स हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के जो बायर्स हैं उनको फायदा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ योर
प्रॉपर्टी वैल्यू आपको कुछ फायदा हो सकता है 2-3 लाखों का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं टिल दिसंबर, और वो 2% से बढ़ा के 3% कर दिया जाएगा फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2021। सो अभी से लेकर दिसंबर के लिए ये 2% है, और फिर जनवरी से मार्च 2021 के लिए 3% हो जाएगा। कुछ कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की अगर बात करें तो टेलीकॉम एजिया ड्यू वाली जो केस है वो अभी भी लटकी हुई है, अभी भी चली रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। हालांकि बात यह है कि शायद अभी न्यूज ये आ रही है कि 2 तारीख को शायद फाइनल कोई डिसीजन इस पर लिया जाएगा। तो अभी भी ये केस लटका हुआ ही है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज, ये एक बड़ी न्यूज है रिलायंस के लिए कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज ने अपनी जो रिटेल एसेट्स हैं जो बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप की है, वो सारे के सारे उसने रिलायंस रिटेल के आर्म को बेच दिया है फॉर अ सम ऑफ 24,000 करोड़। सो ऑलमोस्ट 25,000 24,500 करोड़ के लिए के जो एसेट्स हैं वो फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस को बेच दिए हैं। और इससे रिलायंस को ये फायदा होगा कि करीबन 1800 स्टोर्स रिलायंस के रिटेल आर्म में मर्ज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रीच प्रोवाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस टू रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस के लिए अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं कि रिलायंस कितने सारे एक्टिविटीज में, कितने सारे बिजनेसेस में अपने आर्म्स फैला रहा है। पिछले हफ्ते हमने वीकली मार्केट रैपअप में बात करी थी कि नेटमेट्स को उसने अभी रिसेंटली बाय किया था। तो रिलायंस अपने अपनी जो पूरी बिजनेस है उसको बहुत डाइवर्सिफाई कर रहा है, काइंड ऑफ अमेजोन मॉडल पे चल रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस में अपनी अपनी रीच धीरे धीरे बढ़ा रहा है। उसी बीच ये अपडेट आई है रिलायंस जियो की कि इसी साल के मई महीने में 36.57 लाख सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 37 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं रिलायंस जियो ने, और भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 47 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। तो ये और एक अंडर करंट दिखा रहा है कि रिलायंस जियो की कितनी पेनिट्रेशन बढ़ रही है पूरे देश में, और लूज कौन कर रहा है। तो जो और दो बड़े प्लेयर्स हैं, वोडाफोन आइडिया के बारे में तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, बट भारती एयरटेल जो बड़ा प्लेयर है वो लूज कर रहा है अपने सब्सक्राइबर्स। टाटा मोटर्स के बारे में एक बहुत अच्छी, बहुत ही प्रॉमिसिंग न्यूज है, और बहुत दिनों से इसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी डेट की। एन चंद्रशेखरन जो टाटा मोटर्स ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि कंपनी को वो 3 सालों के भीतर नेट जीरो डेट करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी जो कर्ज है, पूरी जो डेट सिचुएशन है टाटा मोटर्स की, उसको ड्रास्टिकली इंप्रूव करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। और ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि रिलायंस के साथ ये पूरा एपिसोड कैसा रहा है। रिलायंस ने पिछले साल एजीएम में अनाउंस किया था कि वो 1 साल के भीतर, एक्चुअली 2 साल के भीतर अपने आप को पूरा जीरो डेट करने वाली है, और उसने एक्चुअली 1-1.5 साल के भीतर ही अपना वो एम अचीव कर लिया। और टाटा मोटर्स ने ये कहा है कि ये सारी चीजें वो कैसे कर पाएंगे, वो अपने सारे बिजनेसेस को डीलेवरेज करेंगे, उनके डेट लेवल्स कम करेंगे, एक्सपेंसेस कम करेंगे। और अभी जो करंट डेट लेवल है टाटा मोटर्स के ऊपर वो करीबन 62,000 करोड़ का है। तो काफी बड़ा डेट लेवल है, और उसको वो जीरो करना चाहते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। अब निफ्टी के कुछ और फंडामेंटल एलिमेंट्स की अगर चर्चा करें तो ये हम पिछले 2-3 हफ्ते से इसकी कंटिन्यूसली चर्चा करते जा रहे हैं कि निफ्टी की जो पी है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो पिछले हफ्ते हमने देखा 32 से ऊपर थी और ऑलमोस्ट अब 33 पे पहुंच गई है, क्योंकि निफ्टी की अर्निंग्स थोड़ी और कम हो गई है पिछले हफ्ते की तुलना में। पिछले हफ्ते मुझे लगता है 355 356 के आसपास थी, अभी 354 हो गई है। तो अर्निंग्स कम हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली पीई रेशियो जो है अर्निंग्स डिनोमिनेटर में, तो वो थोड़ी और बढ़ गई है, और ऊपर से मार्केट तो ऊपर जूम कर ही रही है। तो दोनों फैक्टर्स मिलके पीई जो है निफ्टी का वो काफी ऊपर ले जाते जा रहे हैं। और ये इस हफ्ते की अपडेट है। ये पीबी रेशियो अभी भी अपने एवरेज के आसपास ही चल रहा है, बट पीई रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी ऊपर चला गया है, और ईपीएस जो अर्निंग्स है वो नीचे 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 चलती जा रही है हर हफ्ते। तो आपको पता होगा कि 21 से 25 ऑलमोस्ट रहता है एवरेज पी निफ्टी का, और अभी 33 है, तो अपने एवरेज से काफी ऊपर है। मार्च 23, जब मार्च में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, क्रैश आया था मार्केट में, तो ये निफ्टी का पी ऑलमोस्ट 18-19 के लेवल पे चला गया था, 18.7। तो ये जो फेड की लिक्विडिटी पुश है, इंडिया में भी काफी अच्छी फिस्कल थोड़ी बहुत और लिक्विडिटी पुश रही है, तो उसके कारण मार्केट में जो एक बॉयंसी बनी हुई है वो अभी भी कैरी कंटिन्यू हो रही है। देखते हैं कब तक ये कंटिन्यू होती है। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो 1.47 है, ये थोड़ा बड़ा है यहाँ पे। हालांकि ये थोड़ा कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ये होता है कि जब ये बहुत ऊपर हो तो जनरली मार्केट नहीं गिरती है। तो अनलेस ये
ये काफी कम हो जाए, 0.7 0.75 0.8 के आसपास आ जाए, जो ये दिखाया कि मार्केट काफी बुलिश सेंटिमेंट्स दिखा रही है, तभी मार्केट जनरली गिरती है। तो अभी चूंकि ये काफी ऊपर है तो ये दिखा रहा है कि काफी बेरिश सेंटिमेंट्स बने हुए हैं मार्केट में, अंडर करंट अभी काफी बेरिश है। तो अभी इमीडिएटली मार्केट का क्रैश होना तो एकदम भी मुझे नहीं लग रहा है। थोड़ी बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है डिपेंडिंग ऑन सम इरेटिक न्यूज और समथिंग, लेकिन क्रैश होना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और ये सारी बातें हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस करी थी, चूंकि ये अभी भी रेलेवेंट है तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है कि ये वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स। आप जब तक इंतजार करते रहेंगे, जब तक रिटेल निवेशक इंतजार करते रहेंगे कि मार्केट अब गिरी गिरी गिरी, तब तक मार्केट क्रैश तो नहीं करेगी। थोड़ी बहुत रेंज बाउंड रह सकती है, थोड़ी थोड़ी नीचे मूवमेंट रह सकती है। हालांकि हमने पहले के इंडिकेटर्स देखे और वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी का मार्केट में थोड़ा अपवर्ड बायस ही रहेगा। तो देखते हैं कि ये 12,000 क्रॉस कर पाती है कि नहीं। मुझे लगता है कि इस वीक 11,500 से 11,800 900 के बीच में रहनी चाहिए निफ्टी की मूवमेंट। तो देखते हैं ये कैसे टर्न आउट करता है। तो मेरी ओवरऑल व्यू ये है कि आप एसआईपी में अभी भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूड रखें, ताकि आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट फील ना हो। ये ना लगे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डाली हुई है और आप सारी जो मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट है सारी लूज करते जा रहे हो, कोई आपको फायदा नहीं हो रहा। तो आपकी जो एसआईपी चल रही है, या फिर आप एसआईपी नहीं करते हो, खुद से ओकेजनली इन्वेस्ट करते हो डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, तो आप जो भी है आपकी जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसको कंटिन्यू करें, ताकि आपको फोमो ना हो। बट जो आपकी हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट है, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट आप डालना चाहते हैं मार्केट में, अगर आपके पास कोई कैश सरप्लस है, आपके पास कोई कैश बिल्डअप हो गया है, तो आप उसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखें। हालांकि उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं, वो तभी आप करें जब आप थोड़ा आपका अप्रोच जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक हो। तो अच्छे स्टॉक्स को आप पिक करें, और उसके बारे में हम आज की ही नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ डिस्कस करता हूं, वो रात की वीडियो आप देखना ना भूलें। और उसमें मैं अभी भी जो स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, दोनों बातें अगर हैं, तो वो मैं सारे उन वीडियोस में इंक्लूड करता हूं। उन सब स्टॉक्स पे आप नजर रखें। वो सब स्टॉक्स आपको अगर अपने बाइंग प्राइस लेवल्स पे दिखते हैं तो आप उसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक्स हैं, बहुत ही साउंड स्टॉक्स हैं, और वो अच्छे लेवल्स पे भी मिल रहे हैं डिस्पाइट द बॉयंसी इन द मार्केट। तो वो अगर आपकी अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है, तो आप जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत स्टैगर्ड वे में, लमसम भी आप अगर करना चाहें, आपके पास 1 लाख 5 लाख है, तो मान लीजिए आपके पास 5 लाख है, तो आप 1 लाख मार्केट में डाल सकते हैं इन ए स्टैगर्ड मैनर। तो ओवरऑल ये है कि आप पूरा का पूरा ऑल आउट मार्केट में ना जाएं अभी, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो आप उसका फायदा उठाएं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एंग्शियस। और अपनी जो कैश पोजीशन है वो धीरे धीरे, आपकी मंथली सैलरी आती है, आपके बिजनेस से जो भी आपकी इनकम आ रही है, तो आप धीरे धीरे अपनी कैश पोजीशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बिल्ड करते जाएं, क्योंकि जब भी मौका आएगा तो हम जम के पैसे लगाएंगे, बट वो तभी हो पाएगा जब आपके पास कैश सरप्लस अच्छा खासा हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।